जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। मुल्जिम, बल्कि मुजरिम नहीं, मुल्जिम हाजिर है। और ऐसा मुल्जिम है जो बकरी का डकैत है, मुर्गी का डकैत है, भैंस का डकैत है, किताबों का डकैत है, फर्नीचर का डकैत है। और ऐसा डकैत है जिसने मंत्री रहते हुए 4थी बार मंत्री, 9वीं बार एमएलए, अब 10वीं बार एमएलए, 2 बार का एमपी, लीडर अपोजिशन, बीवी असिस्टेंट प्रोफेसर, 2 बार की, 1 बार राज्यसभा और 1 बार विधानसभा की सदस्य। मेरा बेटा जो गलगोटिया से एमटेक पास, दूसरी बार का एमएलए। लेकिन हमने सबने मिलकर मिनिस्टर रहते हुए शराब की दुकान लूटी, डाका मारा और 16,900 रुपये गले से लूट कर ले गए। देखिए, और शराब की बोतलें देखिए, स्तर हमारी व्यवस्था का, हमारे राजनेताओं का स्तर देखिए, विचारों का स्तर देखिए। पहले नंबर का माफिया, यूनिवर्सिटी का फाउंडर, बच्चों के सीबीएसई बोर्ड के 4 स्कूल चलाने वाला फाउंडर, माफिया नंबर 1 देश का। जिस गृह मंत्रालय को ये मालूम है कि मैं माफिया नंबर 1 हूँ, देश की सरहदों की रखवाली कैसे करेंगे? क्या है इंटेलिजेंस? कहाँ इंटेलिजेंस? सर, मुझे फांसी पर चढ़ाने के लिए देश के साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के चौथे सबसे बड़े दौलतमंद शख्स बन गए हैं। फोर्ब्स की ताजा लिस्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप की दौलत 115.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि बिल गेट्स 104.6 अरब डॉलर के साथ 5वें पायदान पर पहुंच गए हैं। बिल गेट्स इस साल अप्रैल में 100 अरब डॉलर से ज्यादा दौलत रखने वाले लोगों के ग्रुप में शामिल हुए थे। अब वो दुनिया के 5 दौलतमंद लोगों में शामिल हो गए हैं। खैर, अहम बात यह कि अडानी मार्च 2022 में एसबीआई से 12,700 करोड़ का लोन ले चुके हैं और अब फिर 14,000 करोड़ रुपए का लोन एसबीआई से और मांग रहे हैं। साथ ही वो बातें कर रहे हैं 60,000 करोड़ का डोनेशन देने की। अब समझने वाली बात यह है कि दान कर ही क्यों रहे हो, उसी रकम को यूज कर लो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कोई दुश्मनी है क्या जो उसे डुबाने में लगे हुए हो? खैर, मुल्क के रेल मंत्री कह रहे हैं कि रेलवे पर बोझ पड़ता है, इसीलिए वो रेलवे टिकट पर सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट वापस नहीं दे सकते हैं। तो आपको बता दूं कि ये छूट 20 मार्च 2020 को वापस ले ली गई थी। गोदी मीडिया ने देश भर में तब कोरोना के नाम पर आतंक मचा रखा था और इसीलिए किसी को पता भी नहीं चला कि रेलवे किराए में मिलने वाली ऐसी तमाम छूटें बंद कर दी गई थीं। अब भी इस खबर पर मुल्क का मीडिया खामोश है। कोई नहीं पूछ रहा है कि जब साहिब अपने आने जाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्लेन खरीद लेते हैं तो देश के खजाने पर बोझ पड़ता है या नहीं। जब हजारों करोड़ की मूर्तियां बनवाई जाती हैं तो भारत के खजाने पर बोझ पड़ता है या नहीं। नए संसद भवन, सेंट्रल विस्ता बनवाने से मुल्क के खजाने पर बोझ पड़ता है या नहीं, या बोझ सिर्फ रेलवे टिकट पर सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट से ही पड़ता है। खैर दोस्तों, इस वक्त जब अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के चौथे सबसे दौलतमंद शख्स बन गए हैं, तब भारतीय अर्थव्यवस्था दोहरी मुश्किलों से जूझ रही है। कोविड महामारी का असर कम होने के बाद बुरी तरह लड़खड़ाई देश की अर्थव्यवस्था, यानी कंट्री की इकोनॉमी के संभलने की उम्मीद थी, लेकिन महंगाई और तेजी से गिरते रुपए ने इकोनॉमी को पटरी पर लाने का काम और मुश्किल कर दिया है। भारत में जून में खुदरा महंगाई दर 7.01% थी। हालांकि ये मई की 7.04% से कम है, लेकिन अभी भी ये आरबीआई की मैक्सिमम लिमिट यानी 6% से ज्यादा है। वहीं डॉलर के मुकाबले में रुपए में तेज गिरावट जारी है। डॉलर के मुकाबले में रुपया गिरकर 80 के लेवल को पार कर गया है और डॉलर महंगा होने से भारत का इंपोर्ट
और महंगा होता जा रहा है और इससे घरेलू बाजार में चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। घरेलू बाजार में चीजों के बढ़ते दामों से याद आया श्रीलंका। तो आपको बता दूं कि श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो में सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रोटेस्टर्स के मेन धरने वाली जगह पर फ्राइडे तड़के धावा बोलकर वहां मौजूद तंबुओं को एक एक करके गिरा दिया और प्रेसिडेंट हाउस के भीतर मौजूद प्रोटेस्टर्स को बाहर निकालने के लिए दर्जनों की तादाद में पुलिस और कमांडो अंदर घुस गए और लोगों को प्रेसिडेंट हाउस से बाहर खदेड़ दिया। फौज की यह कार्रवाई रनिल विक्रमसिंघे के प्रेसिडेंट बनने के बाद हुई है। जनता के बीच काफी अनपॉपुलर रनिल ने प्रोटेस्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करी थी। सख्त कार्रवाई से याद आया भारत का दोस्त मुल्क ईरान। दरअसल रूस को ड्रोन दिए जाने की रिपोर्टों को लेकर अमेरिकी सेना के ऑफिसर्स ने ईरान को वार्निंग दी है। उनका कहना है कि रूस को इन ड्रोन्स की सप्लाई यूक्रेन जंग के लिए करी जा रही है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन और सेना के आला अधिकारी जनरल मार्क माइले ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन रिपोर्टों पर बयान दिया है जिनमें यह कहा जा रहा है कि ईरान में बने ड्रोन्स की सप्लाई रूस को यूक्रेन जंग के लिए करी जा रही है। उन्होंने कहा कि ईरान की इस हरकत से रूस को यूक्रेन जंग में मदद मिलेगी। लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि हम ईरान को ऐसा ना करने की सलाह देंगे। हमें लगता है कि यह बुरा ख्याल है और अगर मैं उनकी जगह पर होता तो मैं ये इरादा छोड़ देता। जबकि जनरल मार्क माइले ने भी कहा है कि रूस को फौजी मदद के मुद्दे पर अमेरिका के विरोध को देखते हुए ईरान का ऐसा करना ठीक नहीं है। जैसा कि मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि रूस को ड्रोन्स या दूसरे वेपन सिस्टम्स की सप्लाई करना ईरान के लिए कोई अच्छा ख्याल है। तो दोस्तों, वेपन सिस्टम सप्लाई के सियासी तमाशे को भी समझ लें। दरअसल पिछले हफ्ते अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक कानून में अमेंडमेंट यानी बदलाव करने को पास किया है जो भारत को रूस से डिफेंस सिस्टम खरीदने की खास इजाजत देता है। अमेरिका के काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी CAATSA नाम के कानून के सख्त प्रोविजन के तहत रूस, ईरान और नॉर्थ कोरिया से हथियार खरीदने पर बैन है। हालांकि भारत के लिए कानून में इस खास छूट को लागू करने के लिए अभी भी अमेरिकी राष्ट्रपति के सिग्नेचर की जरूरत होगी, लेकिन ये कदम काफी अहम है क्योंकि ये भारत को खास तौर से रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए सैंक्शन से छूट देता है। S-400 रूस की सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। भारत ने इस डिफेंस सिस्टम को 2018 में रूस से 5 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीदा था और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका CAATSA के तहत भारत पर बैन लगा सकता है, क्योंकि इसी कानून के तहत अमेरिका ने अपने नेटो फेलो तुर्की पर भी S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर बैन लगा दिया था। जानकार इस रियायत को भारत और बाकी दुनिया के लिए एक बेहद अहम सियासी पैगाम बताते हुए कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि अमेरिका भारत की डिफेंस जरूरतों को समझने के साथ साथ इसे चीन को कंट्रोल करने के लिए भी एक मेन ताकत के तौर पर देखता है। जानकारों का मानना है कि इस रियायत से पता चलता है कि अमेरिका भारत को इतनी अहमियत देता है कि वो रियायतें देने की कीमत पर भी उसके साथ आगे बढ़ने को तैयार है, जो उसने तुर्की को नहीं दी है। अमेरिका ने तुर्की के अलावा चीन पर भी रूस से S-400 खरीदने पर बैन लगाया है, लेकिन हाल के सालों में अमेरिका और भारत की बढ़ती नजदीकियों के साथ साथ इस पर बैन लगाने से दोनों देशों के रिश्तों में उलझनें पैदा हो सकती हैं। खैर, ये बात तो कंफर्म है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा, खास तौर से ऐसे वक्त में जब भारत चीन के साथ एक बेहद मुश्किल सीमा विवाद में उलझा हुआ है। इसके अलावा अमेरिका भी चीन की तरक्की को लेकर काफी फिक्रमंद है, जो उन अहम वजहों में से एक है जिसकी वजह से अमेरिका ने भारत को ये रियायत देने का फैसला लिया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अमेरिका चीन को काबू में करना चाहता है और उसका मानना है कि भारत इस डायरेक्शन में अहम किरदार निभा सकता है। मतलब
चीन से मुकाबला करने के लिए अमेरिका भारत को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता है। और इस पूरे सियासी माहौल में जो चीज रियायत के फैसले को और भी ज्यादा अहम बनाती है वो ये है कि अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन पर रूस के हमले का विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीन भारत के साथ झगड़े में उलझा हुआ है और इस वक्त चीन को रूस सपोर्टर के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ जानकारों का मानना है कि रूस अमेरिका के लिए एक मिडिल टर्म दुश्मन है और चीन एक लॉन्ग टर्म दुश्मन है और भारत चीन से निपटने के लिए ज्योग्राफिकल तौर से अच्छी जगह पर है। वहीं दूसरी तरफ कुछ अमेरिका की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने वाले जानकारों का मानना है कि भारत अमेरिका के लिए एक मोहरा है जिसका इस्तेमाल सिर्फ चीन के खिलाफ होना है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भारत अमेरिका पर कितना भरोसा करता है, क्योंकि चीन के साथ अगर भारत का टकराव बढ़ता है तो नुकसान भारत का होगा, अमेरिका का नहीं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।